हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चों, ये टॉपिक हमारे पूरे फिजिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशली बात किया जाए मैकेनिक्स के लिए, तो हर जगह इस टॉपिक का यूज हमारा आएगा। तो बच्चों, इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सीखने का कोशिश करना, समझना। आओ बातों को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग लगाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी डायग्राम। आज से इसको बच्चों हम लोग FBD के नाम से भी जानेंगे। अब बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, FBD होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे, फिर इसके बाद इसके स्टेप्स को जानेंगे। अब बच्चों, बातें आती है कि फ्री बॉडी डायग्राम सर हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। बच्चों, आप फिजिक्स की बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, HC वर्मा के बुक में। तो आपने देखा होगा कि एक ट्रायंगुलर वेज है, इस तरह का ब्लॉक है, ये नीचे आ रहा है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है। एक पुली है इस प्रकार का, इस पे m मास का ब्लॉक लगा हुआ है, इस पे भी m मास का ब्लॉक लगा है, इस पे इधर की तरफ a एक्सीलरेशन से जा रहा है, पूछ रहा है इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा। या फिर आपने देखा होगा कि एक बंदर है, एक ब्लॉक है, इस एक बंदर इसके ऊपर इस तरह से लटका हुआ है, मान लो इस तरह से लटका हुआ है ना, और ये कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, पूछेगा कितना एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे बनते हैं, जो हमारा जेन्युइन हम लोग जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमारी ऑलवेज जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक, अब सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम को समझेंगे। दूसरा काम, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। तीसरा बात कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम के प्रश्न को, मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं बार बार, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, तो आप सबसे पहले इन परिभाषा को जानते हैं। तो a diagram which shows all the forces acting on the object vectorially is called FBD। मतलब कहता क्या है कि ऐसा डायग्राम जिसमें हमने यह देखा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी उसके ऊपर लगने वाले फोर्स हैं उसको वेक्टर के रूप में दर्शा दिया जाए, दिखा दिया जाए, तो उसी डायग्राम को हम लोग कैसा डायग्राम कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू मेक FBD। कैसे भैया FBD बनाए? हाउ टू मेक FBD, FBD। ये प्रश्न उठता है, बच्चा पूछता है, बहुत बार तकलीफों में पड़ता है कि सर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग समझ तो गए, डिफिनीशन परिभाषा समझ तो गए, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे? बच्चों, मात्र 2 पॉइंट्स लिखवाएंगे और उन दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से याद कर लेना है और उसी के ऊपर काम करना है। हाउ टू मेक FBD। सबसे पहला है कि मेक अ बॉडी फ्री। मेक अ बॉडी फ्री, that is remove all the forces। जितने भी उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस हैं, सॉरी, रिमूव ऑल द कॉन्टैक्टिंग बॉडी, रिमूव ऑल द कॉन्टैक्टिंग बॉडीज। नेक्स्ट है show the forces on the object with the help of vector, and also written its magnitude and also written its magnitude corresponding to the arrow।
करस्पॉन्डिंग टू द एरो, बस सिंपल सा बात, ठीक। ये 2 पॉइंट बच्चों, ये 2 पॉइंट, बस ये 2 पॉइंट, यही 2 पॉइंट को आपको याद करना है और इन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर हमारा एफबीडी बन के तैयार हो जाएगा किसी भी बॉडी का। अगर हम बात करेंगे, ये रामबाण है, एकदम रामबाण है, यही 2 पॉइंट बस। कहता क्या है कि अगर हम ये प्रश्न अगर हम देखें बच्चों, ये अगर ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया इस ट्रायंगुलर वेज के ऊपर, ये ट्रायंगुलर अगर हमारा वेज है ना, और ये ट्रायंगुलर वेज का साइड व्यू है ना, फ्रंट साइड व्यूज है ना, आइसोमेट्रिक व्यू नहीं है, ठीक। साइड से ये ट्रायंगुलर वेज दिख रहा है। अगर आइसोमेट्रिक व्यू की बात करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई देगा। ये मतलब इस प्रकार से, अब ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था, इस प्रकार से ब्लॉक रखा हुआ था और ब्लॉक इधर नीचे की तरफ ढुलान होगा अपना, गिरेगा अपना, तो बस यही इसी प्रकार से, और आप इधर से देख रहे हो, ठीक। अब हमको इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे? सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है बच्चों, इसके ऊपर जितने इसके साथ सॉरी इस एम मास के ब्लॉक के साथ जितने भी कॉन्टैक्टिंग बॉडीज हैं उनको बस हटा दो, फ्री कर दो, एकदम हटा ही दो। तो एम मास का ब्लॉक है, बस उसको हटा दिया और इसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस है बस दिखा दो। अब कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं? एक तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लग ही रहा था, क्योंकि इसको लेके कौन आएगा? mg लेकर आएगा नीचे, मतलब इसका वेट नीचे लेकर आएगा, ग्रेविटेशन लेकर आएगा नीचे की तरफ। और दूसरा कांटेक्ट में है तो कांटेक्टिंग फोर्स लगेगा, तो वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। बस नॉर्मल लगा दिए, सेवा समाप्त, लग गया, बन गया इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी। बस यही 2 बातें थी जो हमने की और एफबीडी बन के तैयार। अब मेन मुद्दा आता है कि ठीक है सर, हमने एफबीडी तो बना लिया, अब इनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हाउ टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहला कैसे प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करेंगे? सबसे पहला आइडेंटिफाई, कुछ 2-3 पॉइंट देंगे, बस 3 पॉइंट देंगे और उसी 3 पॉइंट के पे पूरी की पूरी एफबीडी बन के तैयार, उनकी क्वेश्चंस बन के तैयार। प्रॉब्लम जितने भी आएंगे आईआईटी तक ही क्यों ना हो, आईआईटी जेईई एडवांस के ही क्वेश्चंस क्यों ना हो, ये 3 पॉइंट्स लिखवाएंगे और वो तीनों पॉइंट से रामबाण है बच्चों। तो थोड़ा सा इन पॉइंट को तवज्जो देने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। आइडेंटिफाई, सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड मेक एफबीडी। और फिर क्या कर देंगे? उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। दूसरा बात ना, चूज the coordinate axis, coordinate axis, axis नहीं, axis, coordinate axis as per our convenience। कन्वीनियंस के अनुसार। नेक्स्ट है, तीसरा है कि रिजॉल्व the vector, resolve the vector along that axis and apply Newton's second laws of motion। along that axis, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? 3 बातें। सबसे पहली बात कि आपको भैया ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। दूसरा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपको अपनी कन्वीनियंस के अनुसार मतलब जितना आसान भाषा में, जितना इजी वे में आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हो, आपको लेना है। एकदम आसान तरीका से कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। लास्ट है कि आपको जो भी फोर्सेस लगा रहे हैं वेक्टर के रूप में, उन फोर्सेस को
उन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर देना है और रिजॉल्व करने के बाद न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देना है उन एक्सिस के अलोंग और फिर सारा का सारा जितने भी फोर्सेस हैं उनका समेशन कर लेना है। मतलब अगर एक्स एक्सिस की दिशा में होगा तो एम ए एक्स हो जाएगा फोर्स, अगर वाई एक्सिस की दिशा में अगर लोगे तो एम ए वाई हो जाएगा, जेड एक्सिस में एम ए जेड हो जाएगा। और जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे एक्स एक्सिस का सबका समेशन कर लेना है, सबका समेशन कर लेना है। सबका अगर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वाई एक्सिस में सबका समेशन कर लेना है। ये क्या है, ए एक्स क्या है, तो ए एक्स को लिख देंगे कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है along x एक्सिस, along x एक्सिस। ठीक, तो ये चीजों को ध्यान देंगे। बस यही 3 पॉइंट है, सारा का सारा खेला खत्म। लास्ट अब बच्चों एक प्रश्न खटाक से बनाने का कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे इन सारी बातों को लगाते हैं। सबसे पहले अभी जो प्रश्न पिछला दिया उसी प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और इसके ऊपर लगातार क्वेश्चंस, लगातार प्रॉब्लम्स आएंगे 2-3 क्लास कि हम लोग इस एफबीडी की जितनी भी बातें हैं बच्चों उनको कंठस्थ कर ले। तो और भी लेक्चर्स आएंगे इसके ऊपर। तो जरा हम लोग देखेंगे, ये मान लो बच्चों ये हमारा ये ट्रायंगुलर वेज था और ये हमारा एम मास का ब्लॉक था और पूछता है कि इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ कितना होगा। बस इतना ही पूछा है। इसका एक्सीलरेशन हम बता दीजिए कि इधर की तरफ क्या होगा अगर ये ट्रायंगुलर वेज का एंगल थीटा है तब। तो क्या पता कि जितना भी सॉल्यूशन देखेंगे थोड़ा सा ना, जितना भी कॉन्टैक्टिंग बॉडीज है ना उसको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, ऑब्जेक्ट से फ्री कर दिया। ये मान लो बस डॉट डॉट अपने कन्वीनियंस के अनुसार बस लगा लिया और कुछ नहीं किया। एम मास का ब्लॉक था, ये एंगल बच्चों थीटा था। ठीक, अगर यह एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और यहां से नॉर्मल इधर की तरफ ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली इधर की तरफ ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वाला एंगल हमारा ये वाला परपेंडिकुलर गिरता तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता, हाँ या ना। तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली हो जाता थीटा। तो बच्चों ये वाला क्या होगा और ये वाला क्या होगा। अब बस ये फोर्स का ये जो mg लग रहा है इसके दोनों कंपोनेंट को बस तोड़ लेना है। अब तोड़ने से पहले आपको एक्सिस दिखाना पड़ेगा अपने कन्वीनियंस के अनुसार। जो हमने बताया, हमने सबसे पहला काम क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि किस ब्लॉक का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। आइडेंटिफाई कर लिया, बना दिया, फोर्सेस दिखा लिया। फोर्सेस दिखाने के बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस को चूज करना है। तो इधर की तरफ मान लिया ये एक्स एक्सिस होता, ये वाला मान लिया हमारा वाई एक्सिस होता ना, और इसी के अलोंग बस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेना है। एम जी इधर की तरफ तो इधर की तरफ इसका ये वाला 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा और इधर की तरफ ये वाला क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। सिंपल। और ये पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा इधर की तरफ, सिंपल सा बात है। तो कुछ नहीं करना है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मास है इनटू एक्सीलरेशन, इधर की तरफ जा ही रहा है, एक्स एक्सिस में जा ही रहा है, ये भी एक्स एक्सिस में, तो दोनों डायरेक्शन सेम, तो दोनों वेक्टर बराबर। एम ए ये कट गया तो ए इक्वल टू कितना हो गया, जी साइन थीटा आ गया। आंसर कितना आसान था। अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स की और क्वेश्चन नॉर्मल के बारे में पूछ दे तो सिंपल सी बात है कि हमने बता रखा है कि जितने भी फोर्सेस एक दिशा में लग रहे हैं उनका समेशन कर लीजिए, उनको जोड़ लीजिए 0 के बराबर। जितने भी फोर्स लग रहे हैं, अब बताइए एक बात बच्चों ना, अब हमको बात बताइए कि ये जो नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा है और mg cos थीटा इधर की तरफ लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो दोनों को जोड़ लेंगे। हमने बता रखा है न्यूटन वेक्टर के क्लास में कि अगर एक दिशा को पॉजिटिव मानेंगे तो उसके अपोजिट दिशा को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो n माइनस एम जी कॉस थीटा, हमने बताया था y एक्सिस में एम ए वाई लगाने के लिए यहाँ पे एम ए एक्स लिखा है, x क्या है ए दिया हुआ है वही निकालना था, ए वाई निकालना है। तो वाई दिशा में इसका कोई एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ में नहीं है, कितना है तो 0 है। तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल भी निकल के रेडी हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं और उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं।
आसान तरीका से। बच्चों इसके ऊपर और भी प्रश्न नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे, तो बच्चों बने रहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।